हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और सतीश चंद्रा एनसीईआरटी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर रहे थे और आज मैं उसका पार्ट 3 लेके आया हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे एजुकेशन की। ये एक्चुअली चैप्टर बहुत बड़ा था। मैं हर बार क्लास की स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में बोलता हूं। काफी बड़ा चैप्टर था और इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा था। भले ही आपको लगेगा कि सर 20-25 पेजेस का है, बट द कंटेंट जो उसमें डिलीवर होना था वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ब्रेक कर दिया है, सो दैट आप इजीली एक एक लेक्चर को जब पढ़ रहे हो तो आप ग्रास्प कर पाओ। आप कॉलेज जा रहे होगे, आप जो भी है, जैसा भी सिनेरियो है आपका, आपके पास पर्याप्त समय है कि आप धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। राइट, तो हम आपको पढ़ा रहे थे कौन सा चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम है 800 AD टू 1200 AD। ये चैप्टर का नाम है। तो बेसिकली हम लोग 800 से लेकर 1200 AD की कहानी यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अब मैंने हर बार आपको यह भी बोला है, हर लेक्चर से पहले, जो इससे पहले हो चुके हैं दो, एक तो मैंने पढ़ाया था आपको उसमें इकोनॉमी और एक पढ़ाया था आपको सोसाइटी। दो चीजें पढ़ा चुका हूं इस पीरियड की। 800 से लेकर 1200 AD की हमने इकोनॉमी और सोसाइटी को डिस्कस कर लिया है। लेकिन मैं आपको साथ में हमेशा यह बोलता था कि हमने इसकी पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, तो हमने 800 से 1000 AD तक की कहानी पढ़ी है ना। हम जब बात कर रहे थे आपसे ईस्टर्न चालुक्यास की, हम बात कर रहे थे वेस्टर्न चालुक्यास की, हम बात कर रहे थे चोलास की। तो मोटे मोटे रूप से हमने 800 AD से 1000 AD तक की कहानी को डिस्कस किया है, पॉलिटी को डिस्कस कर लिया है ना, यानी कि क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री थी। लेकिन अभी इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में हम जो पढ़ रहे हैं वो इसकी अब इकोनॉमी, सोसाइटी, एजुकेशन और रिलीजन, ये चार चीज पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 वाज डीलिंग विद द पॉलिटी पार्ट। चोलाज आ गए थे, उसमें और भी लोगों के बारे में बताया गया जो पॉलिटिकल हिस्ट्री चल रही थी। लेकिन इस चैप्टर में इकोनॉमी, सोसाइटी, एजुकेशन और रिलीजन की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया है आपको, ताकि एकदम दिमाग में क्लियर रहे आप किस पीरियड की बात कर रहे हैं और क्या क्या चीज पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है एजुकेशन। टेलीग्राम चैनल है, इसको आप यहां पर स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। इधर मैं कभी कभी लाइव भी आता हूं और आप लोगों से इंटरेक्ट भी करता हूं। किसी प्रकार का आपको इशू हो तो वो भी आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछला वाला कहानी एक बार फिर से दोहराते हुए, है ना, हर बार मैं आपको बताता हूं कि भाई कहानी हम लोग जो पढ़ रहे थे 800 AD से लेकर 1200 AD तक की कहानी हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे। और मैंने हर बार आपको वो एक चार्ट बना के दिया है ना, और वो चार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझने के लिए कि कहानी चल क्या रही है, किसकी चल रही है। तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे कुछ पोर्शंस में। राइट, इसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे हमने एक पार्ट पोर्शन पढ़ा था इकोनॉमी का, है ना, इसमें मैंने आपको इकोनॉमी के बारे में बताया था। और जब मैंने आपको बोला इकोनॉमी, तो मैंने ये कहा था कि 800 AD से लेकर 1200 AD तक की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर हिस्टोरियंस काफी ज्यादा डिबेट करते हैं या फिर उसमें डिवाइडेड है। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये पीरियड एक स्टैग्नेशन का पीरियड था, है ना, यहां पर पूरी इकोनॉमी रुक गई थी। क्यों? क्योंकि रोमन अंपायर का डाउनफॉल हो गया था, तो हमारा फॉरेन ट्रेड गिर गया था, टाउन्स हमारे डिक्लाइन हो रहे थे। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड जो कुछ और स्कॉलर्स है उनका कहना यह है कि नहीं नहीं, भले ही रोमन अंपायर भले गिर गया, लेकिन जो अदर अंपायर्स थे, जैसे कि बाइजेंटीन अंपायर, जैसे कि ससानिड अंपायर, जैसे कि अरब अंपायर, ये अंपायर्स ग्रो कर रहे थे। और ये तीनों ही अंपायर्स इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए बिल्कुल रेडी थे कि हम ट्रेड करेंगे। दे वर वेरी मच कीन टू डू ट्रेड विद इंडिया। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल करती है। इसके अलावा हमने देखा था कि हमारा जो ये बैन लगाया गया था कि आप कंट्री के अदर साइड मत जाइए, समुंदर पार करके मत जाइए, तो बैन ऑन सी लगाया गया था। वो यही ऑब्जेक्टिव था कि भाई ऐसा ना हो कि हमारे ज्यादातर लोग कंट्री के बाहर जाए समुद्र के थ्रू और दूसरे कंट्री के रिलीजियस एस्पेक्ट्स को लेकर आ जाए वापस, तो ये एक दिक्कत हो जाएगी। इसलिए लोगों को, टू मेनी इंडियंस को रोका गया कि एक तरह से वो दूसरे कंट्री जाके उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स को लेकर ना आए, है ना। ये चीज यहां पर ट्राई की, बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हम लगातार साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, है ना। तो मैंने आपको इस प्रकार से यहां पर इकोनॉमी को डिस्कस किया था कि कैसे कैसे सिनेरियो चल रहा था। उसके बाद हमने नेक्स्ट पोर्शन जो डिस्कस किया था दैट वाज सोसाइटी, है ना। इसमें हमने सोसाइटी में क्या क्या डिस्कस किया था, हमने यहां पर 5 पोर्शंस को डिस्कस किया था, जिसके बारे में मतलब जो हमने लास्ट क्लास में ही देखा था। पहला चीज तो था कंडीशन ऑफ पीपल, लोगों की क्या कंडीशन थी। अब मैं आपको इसलिए इसको रिवाइज करा रहा हूं। आपका कोई सर हर बार रिवाइज कराते हो, क्यों बार बार पढ़ाते हो, टाइम खराब करते हो? नहीं, इसलिए कराता हूं उसको रिवाइज क्योंकि आज जब मैं एजुकेशन पढ़ाऊंगा तो एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आज मैं एक्चुअली आपको एजुकेशन और साइंस पढ़ाने वाला हूं, दो चीजें हैं। तो एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि एजुकेशन इज डिटरमाइंड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी किस प्रकार की है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि एजुकेशन कैसी होगी। जैसे आप देखोगे सोसाइटी कैसी हो गई थी, फ्यूडल, है ना। कंडीशन ऑफ पीपल देखा था हमने, फिर हमने देखा था नेचर ऑफ सोसाइटी,
और जब नेचर ऑफ सोसाइटी मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा था कि इसमें आप एक वर्ड लिख लो, क्या, कि सोसाइटी जो है वो बड़ी फ्यूडल हो गई थी, फ्यूडल सोसाइटी, राइट। फ्यूडल सोसाइटी का मतलब क्या था कि भाई जो राजा थे वो क्या कर रहे थे, वो लैंड ग्रांट करते थे। अब वो लैंड ग्रांट जिसको कर रहे हैं, भले ही हो सकता हो कोई ब्राह्मण हो सकता हो वो कोई डिफीटेड राजा हो सकता हो कोई लोकल चीफ हो सकता हो किसी कोई चीफ का, मतलब जो भी हो, कोई भी बेनिफिशियरी हो सकता है, राइट। तो यहां पर ब्राह्मणों को भी दी जाती थी। तो क्या होता था कि जब उनको यहां पर राइट मिलता था, लैंड का ग्रांट मिलता था, तो वो टोटली उसको कैप्चर करके रखते थे, मतलब उनको टोटल कंट्रोल करने का अधिकार होता था कि आप ही रेवेन्यू कलेक्ट करो। इनसे रेवेन्यू असाइनमेंट्स उनको दिए जाते थे इन ब्राह्मणों को, या फिर यहां पर जो डिफीटेड राजाज हैं जिनको ये जमीन दी गई है, तो जो भी बेनिफिशियरीज होते थे उनको रेवेन्यू असाइनमेंट भी दिया जाता था कि आपको ही रेवेन्यू कलेक्ट करना है, राइट। ये चीज उनको यहां पर बोली जाती थी और इनसे रेवेन्यू असाइनमेंट लिया नहीं जाता था जब तक उस एरिया में बिल्कुल आउटराइट रेबिलियन ना हो जाए, ठीक है। तो नेचर सोसाइटी कैसा है, फ्यूडल, वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन ऑफ पीपल मैंने आपको डिस्कस किया था, कुछ लोग बड़े अमीर थे, जैसे मिनिस्टर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, इनके बड़े बड़े घर थे यहां पर, है ना, इनके 3-4 माले के घर हुआ करते थे, खूब इनके यहाँ नौकर चाकर सब है यहां पर एकदम, और जो वुमेन है उनकी देखभाल करने के लिए भी यहां पर खूब नौकर वगैरह, तो बड़ी बढ़िया लल्लन टॉप जिंदगी चल रही थी, ये मैंने आपको बोला था। लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ लोगों की जिंदगी खराब भी थी, तो कहीं खुशी कहीं गम, यही हमने याद किया था कि भाई कहीं तो लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे थे, कहीं तो लोग वाइन पी रहे थे, कहीं तो लोग फ्राइड चिकन फ्राइड नॉनवेज खा रहे थे, लेकिन कहीं कहीं लोग चावल और सब्जी खा रहे थे। इस प्रकार का सिनेरियो था। कंडीशन ऑफ पीपल हमने देखा था। फिर सोसाइटी का नेचर क्या है, फ्यूडल, ये भी डिस्कस किया था। देन आई डिस्कस विद यू कैसे यहां पर कास्ट सिस्टम यहां पर सिस्टम यहां कैसे बनता है, और इस पे मैंने आपको दो चीजों के साथ डिस्कशन किया था। एक तो मैंने कहा था कि भाई जो ब्राह्मण और राजपूतों का अलायंस हो गया था ना, ब्राह्मण राजपूत अलायंस, वो बड़ा यहां खतरनाक अलायंस था, और मैंने आपको इसके बारे में ब्रीफिंग भी करी थी कि भाई क्या हो रहा था भाई, ब्राह्मणों ने क्या किया भाई, राजपूत जो यहां पर ऐसी जो कास्ट डेवलप हुई उनको लिंक किया एंशिएंट सोसाइटी से कि भैया ये एंशिएंट कोई बड़ी सन मून की फैमिली से बिलोंग करते हैं, बड़ा ही इनका यहाँ पर बहुत गजब का रॉयल ओहदा है इन सबका, इस तरह से ब्राह्मण्स ने लिंक किया। तो जब इनको राजा यहाँ पर राजा बनाया तो राजा इनको लैंड ग्रांट कर देते थे ब्राह्मणों को। तो ये जो सर्कल चल रहा था ना कि हम तुमको तुम हमको, इस तरह का ये जो अलायंस बड़ा खतरनाक था, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बाद मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया था अबाउट दी शूद्रास, फिर मैंने आपको डिस्कस किया था अबाउट दी स्लेव्स, राइट। इनफैक्ट शूद्रास की बात हम करेंगे, शूद्रास। देन मैंने आपको डिस्कस किया था अबाउट दलित्स, फिर मैंने डिस्कस किया था अबाउट स्लेव्स, ठीक है। ये आपको होपफुली यहां पर याद होगा। इसके बाद मैंने आपको कंडीशन ऑफ वुमेन या वुमेन की वहां पर बारे में बात करी थी, राइट। कंडीशन ऑफ वुमेन, कंडीशन ऑफ वुमेन कैसी थी, इसके ऊपर मैंने आपको पूरा यहां पर लेक्चर दिया था, इसमें बताया था कि वुमेन का क्या स्टेटस यहां पर चल रहा था, ठीक है। एंड देन लास्ट फिर मैंने आपको इसका फूड, ड्रेस, अम्यूजमेंट, लोग क्या खा रहे थे, लोग क्या पहन रहे थे, और लोग क्या अम्यूजमेंट के लिए नेटफ्लिक्स एंड चिल होता था कि नहीं होता था इनके टाइम में, ये मैंने आपको यहां डिस्कस किया था, ठीक है ना। दिस इज टिल नाउ, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्त। इसीलिए मैं आपको स्लो चल रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज अच्छे समझ में आती रहे। एनसीईआरटी को घोट के पी जाओगे जिस दिन ना, उस दिन फिर कोई रोक नहीं सकता आपको प्रीलिम्स और मेंस निकालने, समझ लो। आप अगर पी जाओ, सब्र रखो, थोड़ा स्लो चलो, बहुत फास्ट चलना, जितना ग्राफ तेजी से ऊपर ले जाओगे ना फिर वो गिरता भी उतनी जल्दी है। स्लो चलो, टेक टाइम, अंडरस्टैंड, डाइजेस्ट इट, बैठा लो दिमाग के अंदर, ऐसा होना चाहिए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आज के लेक्चर में है, वो बात पहले हम करेंगे यहां पर एजुकेशन की, और इसी से रिलेटेड जो है वो यहां पर बातें होंगी साइंस की, ठीक है। साइंस की कैसे यहां पर एस्ट्रोनॉमी, कैसे यहां पर अदर साइंसेस का ग्रोथ होता है, ये सब देखेंगे, राइट। और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे रिलीजन की, ठीक है। तो दिस विल बी अनदर, एक बड़ा पोर्शन है, 4 पेज है एनसीईआरटी में इसके ऊपर, रिलीजन के ऊपर, तो आपको समझना बहुत जरूरी है, राइट। बट आज के लेक्चर में जो हमारा जो स्टडी का पोर्शन, आज हमारे लेक्चर का पार्ट है, वो है एजुकेशन एंड साइंस। क्लियर, यहां तक बातें क्लियर हो गई। इतना मैं आपका समय हर बार लेता हूं ताकि आपको पूरा यहां पर रिवाइज करा सकूं कहानी क्या चल रही है। चलिए अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है और कहानी बढ़ेगी एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर। अब देखो, सबसे पहली चीज एजुकेशन की जब हम बात करेंगे, एक बात ध्यान रखना, सोसाइटी बहुत कुछ डिसाइड करेगी एजुकेशन को लेकर। आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अमेरिकन सोसाइटी की, तो वहां की एजुकेशन सिस्टम आपको अलग दिखेगा। मैं बात करूंगा, इफ यू सी दिस, यू कैन जस्ट
इसको आप समझ सकते हैं इस प्रकार से, देखिए आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। यू सी द एजुकेशन सिस्टम इन अमेरिका, यू सी द एजुकेशन सिस्टम इन एनी ऑफ इन इंडिया, आप अलग देख लीजिए। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं बीच में भी लाए इंडिया। एज ऑफ टुडे मतलब ऑब्वियसली वी आर डूइंग गुड। अब आप देखो जरा, डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी। आप हमारे सोसाइटी देखिए, सोसाइटी इज वेल एजुकेटेड, मतलब सोसाइटी इज वेरी ब्रॉड माइंडेड, नैरो माइंडेड नहीं है। सोसाइटी का कैरेक्टर कैसा है? सोसाइटी का कैरेक्टर इज ब्रॉड कैरेक्टर, ब्रॉड कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी, ब्रॉड कैरेक्टर ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी का कैरेक्टर अगर ब्रॉड है, खुली सोच रखने वाले, तो उनका एजुकेशन सिस्टम भी उस हिसाब से चला। सोसाइटी नैरो कैरेक्टर, नैरो कैरेक्टर, उस हिसाब से क्या हुआ? आप देखोगे इनके यहां एजुकेशन का क्या सिस्टम है, राइट? अभी हम कहीं यहां बीच में हैं, हमारे पास कहीं कहीं ब्रॉड होता है, कहीं कहीं हम थोड़े नैरो हो जाते हैं, राइट? अकॉर्डिंगली हमारी चीजें यहां पर चलती हैं। ऑब्वियसली चीजें विल डिफर, कहीं कहीं आप बोलो, कुछ लोग बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी एजुकेशन है, कुछ लोग बोलते हैं खराब एजुकेशन है। अभी इतना कुछ चल रहा है, विवाद चल रहा है एनटीए के ऊपर, इतने सारे एग्जाम्स में कभी कभी धांधली देखने को मिल जाती है। अभी कोई एग्जाम हुआ था जहां पर रेलवे स्टेशन पे इतने लड़के खड़े हुए थे, वो लड़के एग्जाम देने पहुंचे थे, पेपर लीक हो चुका था, कैसे कैसे वो एग्जाम देने पहुंचे थे। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो चीज डिफरेंट है। कुछ लोग आप देखोगे प्राइवेट जॉब्स प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, आज भी उनके दिमाग में स्टीरियोटाइप है कि नहीं सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं करेंगे तो अगला आदमी जो है वो अपनी शादी नहीं करेगा बेटी के हमसे। तो 10 चीजें चलती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो यहां पर पॉइंट कहने का यह है कि एजुकेशन इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दी सोसाइटी। एजुकेशन आपकी सोसाइटी पे बहुत निर्भर करती है। ये बेसिक कंसेप्ट आप मेरे साथ यहां पर मेल खा रहे हो कि नहीं? हर चीज का इंटरकनेक्शन, ठीक है ना? और सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमी, सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमी। आप देखो अमेरिका, इकोनॉमी बहुत बढ़िया, आप देखो इकोनॉमी वेरी नाइस। आप देखिए इकोनॉमी, यू सी द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्रीज पुअर। ऑटोमेटिक, रटना नहीं है, समझना है। समझ में आ रहा है कैसे सब इंटरलिंक्ड है? और अगर इकोनॉमी अच्छी है सो द पॉलिटिकल सेटअप विल बी वेरी स्ट्रांग। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो पॉलिटी भी बहुत ही तगड़ी होगी, पॉलिटी भी स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर इकोनॉमी खराब है तो आपकी पॉलिटी भी खराब होगी। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा पाकिस्तान में जिसने एज ऑफ टुडे 5 साल पूरे किए आज तक। समझ रहे हो? अफगानिस्तान में आए दिन तख्ता पलट, कभी तालिबान तो कभी कुछ और। सो आर यू गेटिंग द सिस्टम? ये वाई अफगानिस्तान इज फेलिंग, वाई पाकिस्तान इज फेलिंग एवरी टाइम? क्यों नहीं है इनके ऐसा? इकोनॉमी नहीं है। इकोनॉमी नहीं है, पैसा नहीं है तो पावर नहीं मिलेगी, पॉलिटी नहीं बन सकती कभी। और इकोनॉमी और पॉलिटी नहीं है तो एजुकेशन बेकार। जब लोगों का पैसा नहीं होगा तो लोग ऊपर वाले से मांगते हैं कि भैया तुम ही साथी हो हमारे, अब तुमसे ही कुछ होगा, हे ईश्वर कुछ करो, यही सब चलता है। तो when your economy is weak, your polity is weak. If your economy polity is weak, society will definitely be backward. और जब सोसाइटी बैकवर्ड होगी तो एजुकेशन का कोई भी वहां पर रोल नहीं होगा। और ऐसे में रिलीजन डोमिनेट्स, ऐसे में रिलीजन डोमिनेट्स, है कि नहीं? बट यू सी इन दिस कंट्रीज, इकोनॉमी इज स्ट्रांग, पॉलिटी इज स्ट्रांग, सोसाइटी इज ब्रॉड माइंडेड, रिलीजन क्या कभी डोमिनेट करता है? यहां पर सोसाइटी इज नॉट नॉट डोमिनेटेड बाय रिलीजन, रिलीजन रोल प्ले नहीं करता वहां पर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैं आपको क्यों ये डिफरेंसेस यहां बता रहा हूं टाइम लेकर। पूरा लेक्चर आज का इसी चीज पे डिवोटेड है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी 800 से लेकर 1200 एडी, 800 एडी से लेकर 1000 एडी तक की पॉलिटी बता चुका हूं। फिर उसके बाद मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इकोनॉमी बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको सेकंड पार्ट में सोसाइटी बताया।
आज मैं उसी से कनेक्ट करके आपको एजुकेशन बता रहा हूं। एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, कुछ भी इसमें नहीं रटना है। अब आप मुझे बताइए, हम लोग यहां पर यही लिख सकते हैं। चलिए मान लीजिए अब मैं आपसे लेता हूं सोसाइटी, कहां की सोसाइटी लेता हूं मैं 800 एडी से लेकर की 1200 एडी तक की। अब आप बताइए, खुद ही आंसर निकल आएगा बिना पढ़े। इस वक्त की पॉलिटी कैसी है? कैसी पॉलिटी है इस वक्त? क्या कोई एक रूल है पूरे कंट्री के अंदर? नहीं है। चोलास भी है, इधर कोई और है, फ्रैगमेंटेड, फ्रैगमेंटेशन इज देयर, फ्रैगमेंटेशन है पॉलिटी के अंदर, कोई एक पावरफुल रूलर नहीं है। राइट? इफ यू सी द इकोनॉमी, अरे जब पॉलिटी एक नहीं है, एक आदमी अगर एकजुट नहीं है तो पॉलिटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। बट हाँ, पॉलिटी इज, वही मैंने कहा, डिस्प्यूटेड है। राइट? कुछ लोग कहते हैं स्ट्रांग, कुछ लोग कहते हैं, तो मैं कह रहा हूं पॉलिटी यहां पर क्या है, एक फिर भी मतलब हम कह सकते हैं हाँ, गुड एंड बैड दोनों ही चल रही है। तो पॉलिटी फिर भी, फ्रैगमेंटेशन, इकोनॉमी कैसी है यहां पर? इकोनॉमी इज डूइंग फेयरली गुड, फेयरली गुड समटाइम्स, ठीक है, और कभी कभी आप देखोगे बैड समटाइम्स। अलग अलग टाइम पीरियड आपको मिलेंगे। व्हाट इज द सोसाइटी? सोसाइटी इज फ्यूडल। क्या हो रहा है? राजा जमीन दान कर रहा है, जमीन दान कर रहा है, जिसको जमीन मिली क्या उसको मेहनत से मिली? नहीं, ऐसे ही मिल गई। अब वो उस पर अपना खूब कमा रहा है, खा रहा है, तो उस आदमी को एजुकेशन की क्या ही इज्जत होगी? जिसको ऐसे ही सब मिल रहा है उसको क्या इज्जत होगी? तो आप देखोगे एजुकेशन में जो सिस्टम एजुकेशन का चला आ रहा था वही आगे भी कंटिन्यू होगा। और ऐसे में जब लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, वी विल सी द रिलीजन इन दिस टाइम पीरियड। आई होप यू आर गेटिंग कि हिस्ट्री पढ़नी कैसे है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अगर ये बातें क्लियर हो रही हैं तो इतिहास पढ़ना कभी भी डिफिकल्ट नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है ना? चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली यहां पर क्या चल रहा था। ठीक है, आइए जरा अब पहले आप हेडिंग डालिए, यहां पर हेडिंग डालिए एजुकेशन। एजुकेशन किसका? फ्रॉम 800 एडी टू 1200 एडी, यहां क्या सिस्टम था एजुकेशन का? चलिए देखिए जरा पहला पॉइंट देखो, पहले से जो चल रहा था वो चला रहा था, और दूसरी बात अभी भी लोगों को नो आइडिया ऑफ मास एजुकेशन, नो आइडिया ऑफ मास एजुकेशन, मतलब अभी भी मास एजुकेशन का आइडिया नहीं था कि भैया क्लासरूम में बैठ के सब लोग पढ़ाई करेंगे। ये आइडिया अभी भी किसी को नहीं आया कि हाँ यार सब लोग एक साथ भी पढ़ सकते हैं। वो आइडिया को नहीं सोचा। आप सोचो एक टाइम पे ये सिनेरियो था जब आदमी अकेले अकेले पढ़ता था। आप सोचिए इस बात को, अकेले अकेले पढ़ रहा है आदमी। उस वक्त कोई अगर दो लोग साथ में बैठते होंगे तो घर वाले बोलते होंगे दो लोग बैठे हैं, पढ़ाई थोड़ी हो रही होगी, बातें हो रही होंगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक आइडिया आया मास एजुकेशन का, सबको एक साथ बैठ के पढ़ाओ। समझ में आ रहा? तो पहला पॉइंट एजुकेशन में यही है कि कोई भी आइडिया नहीं था मास एजुकेशन कैसे होगी, क्या होगी, किसी को आइडिया नहीं था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आपको याद रखना है कि लोग उतना ही पढ़ते थे जितना उनको अपना जिंदगी चलाने के लिए जरूरत थी। ठीक है ना? तो पीपल ओनली स्टडीड जितना उनको लाइवलीहुड कमाने के लिए चाहिए था। प्लीज नोट करिए, पीपल लर्नड, पीपल लर्न what they felt, people learnt what they felt was needed for livelihood, was needed for livelihood। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आप यहां पर नोट करिए, थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो रीडिंग एंड राइटिंग थी वो बहुत स्मॉल फैक्शन ऑफ लोगों तक थी। कुछ ही सेक्शन के लोग थे जो रीडिंग और राइटिंग करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल कायस्थ हो गए। तो नोट करिएगा, रीडिंग और जो राइटिंग है ये बहुत ही स्मॉल सेक्शन के लोग इसको परव्यू करते थे, बहुत ही स्मॉल सेक्शन के, यानी ज्यादा लोगों को पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं था, आता ही नहीं था रीडिंग राइटिंग करना। जैसे फॉर एग्जांपल कौन? अब देखो ब्राह्मण्स, अब आप बताइए ब्राह्मण, फिर देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
कायस्थ। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा? 800 से 1200 एडी के बीच में क्या सिनारियो था? एक तो मास एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। दूसरा, लोग उतना ही पढ़ते थे या उतना ही सीखते थे जितना लोगों को जरूरत होती थी लाइवलीहुड के लिए। और तीसरा, जो रीडिंग और राइटिंग का जो सिनारियो है वो बहुत ही स्मॉल सेक्शन के लोगों के बीच में था, ब्राह्मण्स और कायस्थ, इस तरह के लोगों के बीच में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब यहां पर जो आपको समझना है वो ये, प्लीज एक डायग्राम बना लीजिए, एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज सी, इंपॉर्टेंट। अब एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। चलिए आइए, फर्स्ट पॉइंट देखो, टेम्पल्स ने, एक टाइम ऐसा आया जब टेम्पल्स जो हैं वो हायर एजुकेशन का जरिया बने। ठीक है, टेम्पल्स ने अरेंजमेंट किए, मंदिर हो गए थे वो, टेम्पल्स थे वो अरेंजमेंट कर रहे थे फॉर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। प्लीज नोट करिएगा पहला पॉइंट। उस वक्त के पीरियड में 800 टू 1200 के पीरियड में जो टेम्पल्स थे, टेम्पल्स, उन्होंने क्या किए? अरेंजमेंट किए फॉर हायर लेवल एजुकेशन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, टेम्पल वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम एजुकेशन को फैलाने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्टूडेंट्स होते थे उनको पढ़ने के लिए टीचर्स के घर जाना पड़ता था और उनको फीस पे करनी पड़ती थी। ठीक है, तो अभी भी पढ़ाई करने के लिए क्या होता था कि उनको टीचर से घर जाना पड़ता था। अगर उनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ना है तो उनको टीचर के को फीस देनी पड़ती थी या फिर उनके साथ रहना पड़ता था, ये सब चीजें होती थी, राइट? तो नोट करिएगा कि स्टूडेंट जो होते थे, स्टूडेंट उसको टीचर के घर जाना पड़ता था। ठीक है, अब अगर आपके पास पैसा है, देखो ऐसे लिख लो, इसको ऐसे मेंशन कर लो, पे फी। अगर आपके पास पैसा है तो आप फीस पे करिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उस टीचर को अपनी सर्विसेज दीजिए। समझ में आ रहा है? दो ऑप्शंस थे स्टूडेंट को, टीचर के घर जाएगा पढ़ने के लिए, पैसा है तो फीस पे करो, पैसा नहीं है तो आप टीचर को सर्विस दो। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, ये सिनेरियो था 800 से 1200 के बीच में। क्या क्या सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते थे, आइए सी, किन सब्जेक्ट की यहां बात होती है। अब देखो, पहले तो आपको सब्जेक्ट है वो देख लो। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है वैदिक, जो वेदास के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो पढ़ाए जाते थे, सब्जेक्ट्स। आइए, फर्स्ट, ब्रांचेस ऑफ वेदास, ब्रांचेस ऑफ वेदास, फिर लिखिएगा लॉजिक, फिर लिखिएगा इसी में लॉजिक एंड फिलॉसफी, ये पढ़ाई जा रही है। फिर लिखिएगा सब्जेक्ट्स में, प्लीज नोट करिएगा, प्लीज नोट करिएगा, ग्रामर, ग्रामर। फिर नोट करिएगा एक और वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज, नोट करिएगा पॉलिटिक्स। कैसे कह सकते हो पॉलिटिक्स पढ़ाई जा रही है? एग्जाम्पल ग्रुप पे एक किताब यहां पर आई जिसका नाम है क्या? नीति सार। किसने लिखी? कमंडका, कमंडकाज, कमंडकाज नीति सार। ये यहां पर एक स्टैंडर्ड, इस वक्त के टाइम पे काफी रेलेवेंट ये किताब मानी जाती थी। तो ये शो कर रहा है कि लोगों को पॉलिटिक्स की इंफॉर्मेशन या नॉलेज दी जाती थी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स यहां पर आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए हों। ठीक है, देन पॉइंट नंबर डी पे आते हैं। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी कह रहा है कि भाई साइंस तो पढ़ाई जाती थी, साइंस के साथ मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सब भी यहां पर पढ़ाए जाते थे। प्लीज नोट करिएगा, साइंस तो यहां पढ़ाई जा रही है, साइंस के साथ साथ मैथ्स, इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, इसके साथ साथ मेडिसिन, ये यहां पर पढ़ाई जा रही थी। ठीक है, ये आपके कुछ सेक्युलर सब्जेक्ट्स हो गए, सेक्युलर सब्जेक्ट्स की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, सेक्युलर सब्जेक्ट्स यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं कि बहुत सारे अदर सेंटर्स पे। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, टॉट एट मेनी सेंटर्स, टॉट एट
मेनी सेंटर्स। अब ये एग्जाम्पल के रूप में आप यहां मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहां पर एक नाम भी आता है एनसीईआरटी में, वो है अबू बाशिर ऑफ बल्क। अबू बाशिर ऑफ बल्क, ये हमारे कई सारे सेंटर्स पे, मतलब आप देखोगे बनारस में 10 साल पढ़े, ये स्टडीड एट बनारस, स्टडीड एट बनारस फॉर 10 years। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये चारों पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए टीचिंग एजुकेशन को लेकर। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो टेंपल्स थे वो फर्दर अरेंजमेंट करते थे हायर लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्टूडेंट होता था उसको टीचर के घर जाना होता था, अगर पैसा है तो फीस दो, पैसा नहीं है तो उसको अपनी सर्विसेज दो। तीसरी बात, सब्जेक्ट की बात करेंगे तो लॉजिक, फिलॉसफी, ग्रामर, पॉलिटिक्स, है ना, एंड बहुत सारी ब्रांचेस जो वेदास की वो पढ़ाई जाती थी। पॉलिटिक्स का क्या यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि कमंदका की नीति सार, ये किताब बहुत ही रेलिवेंट किताब उस वक्त की थी। फिर उसके बाद नॉन सेक्युलर सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ये सब हमारे बहुत अदर सेंटर्स पे, बहुत सारे सेंटर्स पे इसकी पढ़ाई होती थी। एग्जाम्पल के रूप पे देखिए अबू बाशिर ऑफ बल्क, ये हमारे बनारस में रह के 10 साल यहाँ पर पढ़ाई करता है, ठीक है। ये एक अरब एस्ट्रोनॉमर था, ही वॉज अ अरब एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। इसको मैं अलग से लिख देता हूं ताकि आपको ये अलग से चमक जाए, यहां पर अलग से चमक जाए, ठीक है। ये लिख देता हूं यहां पर अरब एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगला सवाल ये है कि ये एजुकेशन स्प्रेड कैसे होती है, ये कैसे एजुकेशन फैली यहां पर, ये चीज यहां समझ लेते हैं। आइए, हाउ एजुकेशन स्प्रेड, पहले तो आप यही लिख लीजिए, पहले तो यही लिख लीजिए, हाउ एजुकेशन स्प्रेड, हाउ एजुकेशन हैड स्प्रेड। इस पीरियड में जिसकी हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन कैसे इस वक्त फैली, ये हम यहां पर अब देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको यहां आप मेंशन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए जरा फर्स्ट पॉइंट, आइए फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशन स्प्रेड होने के क्या क्या तरीके थे, क्या क्या रीजंस थे, या कैसे हुई। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रोफेशन की अगर कोई एजुकेशन देनी है ना, कोई अगर मान लीजिए प्रोफेशनल वर्क है, उसकी एजुकेशन किसी को इंपार्ट करनी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिल्ड्स को दी गई थी। गिल्ड होते थे ना, मैंने बताया था कि गिल्ड होते थे, लोग जो प्रोफेशंस होते थे, लोग होते थे, वो गिल्ड्स में अपने आप को जोड़ लेते थे, है ना, ताकि कोई भी चीज अगर बोलनी है तो ज्यादा वैल्यू रखेगी, ज्यादा फोर्सफुली बोली जा सकती है। जब कई सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के बोलेंगे तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहली चीज है कि अगर हम बात करेंगे एजुकेशन फॉर प्रोफेशन, अगर किसी प्रोफेशन के लिए आपको एजुकेशन देनी है या फिर और क्राफ्ट, तो ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसको गई, वो थी किस पे, गिल्ड्स के ऊपर थी, ठीक है। देखा गया है एनसीईआरटी में एक लाइन भी आती है कि कैसे एक मर्चेंट अपने बच्चे को, अपने लड़के को वो अपना प्रोफेशन सिखा रहा है, इस तरह की चीजें भी आती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ ऑफ लर्निंग सेंटर्स। लर्निंग सेंटर्स का यहां बहुत ग्रोथ होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नालंदा कहां पर है, बिहार में। देन विक्रमशिला, ये सब डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग पॉलिटिकल पार्ट पढ़ रहे थे। विक्रमशिला अगेन इन बिहार। एंड देन थर्ड, प्लीज नोट करिएगा उद्दंडापुर, ये भी आपका बिहार। तो ये तीनों ही आपके कहां पर हैं, बिहार में है, ठीक है ना, ये तीनों ही आपके बिहार में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग हो गए थे, यहां से चीजें जो हैं वो स्प्रेड होना और शुरू होती हैं, ठीक है, यहां से और स्प्रेड होती हैं चीजें। तो ये सब कैसे फाइनेंस होते थे, इनफैक्ट आप देखोगे ग्रोथ ऑफ लर्निंग सेंटर्स में एक नाम और आता है कश्मीर का। कश्मीर
यहां भी ग्रोथ ऑफ लर्निंग, मतलब ये भी एक लर्निंग सेंटर बनता है। लेकिन बात ये है कि ये लर्निंग सेंटर में पैसे कहां से आते थे। देखिए नोट करिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लर्निंग सेंटर होते थे इनको फाइनेंस किया जाता था, फाइनेंस्ड बाय रूलर्स। कैसे? बाय ग्रांटिंग देम व्हाट, मनी एंड लैंड, जमीन और पैसा ग्रांट खूब करते थे रूलर्स इन लर्निंग सेंटर्स को। क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा आ जाइए इसके बाद, व्हाट वाज द रीजन, नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रोथ ऑफ मठ। अब ये मैथ्स नहीं है, मठ है ये, ठीक है, मठ होते थे ना, ये वो वाला मठ है ये, ठीक है, ग्रोथ ऑफ मठ। अब ये जो मठ है इससे क्या हुआ, यहां पर इससे क्या हुआ, बहुत जल्दी आइडियाज क्विकली फ्लो किए। ये मठ पे, मतलब मठ होते थे जहां पर, जैसे सुना होगा आपने मठ के बारे में, ठीक है, तो ये एक तरह के सेंटर्स थे, मठ होगा ये, ठीक है। आइडियाज फ्लो क्विकली, और आइडियाज बहुत जल्दी जल्दी यहां से फ्लो करना शुरू होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहां पर नोट कर लीजिए, एक कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आइडियाज फ्लो क्विकली फ्रॉम one part of country to another, प्लीज नोट कर लिया जाए। तो ये था, इस प्रकार से एजुकेशन स्प्रेड यहां पर होती है, प्लीज नोट कर लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हम आगे बात करेंगे, अच्छा एक पॉइंट और है, वो ये कि जैसे फिलॉसफी की बात करेंगे, प्लीज इसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे हम बात करेंगे फिलॉसफी की, पॉइंट नंबर डी, फिलॉसफी की बात करेंगे अगर, तो फिलॉसफी कभी भी कंप्लीट नहीं मानी जाती थी जब तक फिलोसफर्स अलग अलग सेंटर पे जाकर विजिट नहीं करते थे। तो क्या होगा इससे एजुकेशन स्प्रेड ही हो रही है ना भाई। देखिए आप, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि गिल्ड्स को, तो गिल्ड एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हैं, सेंटर ऑफ लर्निंग सेंटर्स ओपन हो गए, है ना, इनको फाइनेंस मिल रहा है रूलर्स के द्वारा, तो यहां से एजुकेशन स्प्रेड हो रही है, मठ फॉर्म हो गए, उससे एजुकेशन फॉर्म हो रही है। फिलोसफर्स भी क्या हो रहे हैं, फिलॉसफी वॉज नॉट कंसिडर्ड कंप्लीट, philosophy was not considered complete till the philosophers visited different centers एंड, मतलब ठीक है, और बात करते थे वो स्कॉलर से, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला सवाल, और यही एक इंपॉर्टेंट है और काफी चलिए अब देखिए, कुछ कुछ एरियाज में साइंस की ग्रोथ होती है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में साइंस डिक्लाइन भी करता है। तो कहीं कहीं तो ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि सोसाइटी में कुछ कुछ, मतलब समझ रहे हो, कोई कुछ जगह ग्रोथ हुई, बताता हूं कहां कहां, और कुछ कुछ जगह आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको डिक्लाइन मिलेगा, कहीं कहीं आपको ग्रोथ मिलेगी। चलिए देखिए, साइंस कुछ एस्पेक्ट्स पे ग्रो करती है, कुछ एस्पेक्ट्स पे डिक्लाइन करती है, पहले डिक्लाइन का देखेंगे, और कुछ एस्पेक्ट्स पे वो ग्रो करती है, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं डिक्लाइन की बात करूंगा, तो यहां देखिए क्या हुआ कि सबसे पहली बात, इंडिया जो है अब नो लॉन्गर इट वॉज कंसिडर्ड अ वेरी गुड कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइंस, है ना। इंडिया अब लीडिंग कंट्री नहीं था साइंस के अंदर, पहली चीज तो यह है, इंडिया नो लॉन्गर लीडिंग कंट्री इन साइंस। भारत एक तो लीडिंग कंट्री अब साइंस में नहीं रह गया, ठीक है। इस पॉइंट को पहला तो आप लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट, सर्जरी में डिक्लाइन हो गया, जो सर्जरी फील्ड थी, सर्जरी डिक्लाइंड। पहले भारत की सर्जरी बहुत बढ़िया मानी जाती थी, सर्जरी क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। क्यों? क्योंकि जो बॉडी का डाइसेक्शन होता है ना, आप मेडिकल कॉलेज जाओगे तो जो चीरा फाड़ी करते हैं शरीर की, तो वो डाइसेक्शन ऑफ बॉडी जो होती है, वो अब रोल जो है वो फिट माना जाता था सिर्फ लो कास्ट वालों के लिए, कि सिर्फ लो कास्ट ही होगा जो चीरा फाड़ी करेगा।
तो भैया जो पहले काम डॉक्टर कर रहे थे अब वो काम एक नाई करने लग गया था, बार्बर। तो देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम डॉक्टर टू बार्बर। प्लीज नोट करिए, ये सच बता रहा हूं आपको। सर्जरी डिक्लाइंड क्या कि जो डाइसेक्शन ऑफ बॉडी है, डाइसेक्शन ऑफ बॉडी, अब ये डाइसेक्शन ऑफ बॉडी रोल फिट किसका, किसका, लो कास्ट का। ऐसे लिख लीजिए, लोअर कास्ट, लोअर कास्ट नाउ फिट इन दिस, लोअर कास्ट नाउ फिट इन दिस रोल। लोअर कास्ट जो है अब वो इस रोल में यहां पर फिट हो रहे थे, ठीक है। लोअर कास्ट जो है वो अब इस रोल में फिट हो रहे थे। तो बेसिकली जो काम अभी तक एक डॉक्टर कर रहे थे, नाउ हु इज डूइंग इट, सर्जरी अब कौन कर रहा है, सर्जरी परफॉर्म करी जा रही है बाय बार्बर। बाल काट रहे थे, अब शरीर काट रहे हैं लोगों का, समझ रहे हो। ये एक डिक्लाइन देखने को मिला। दूसरा डिक्लाइन देखिए, दूसरा डिक्लाइन देखिएगा कि भैया एक टाइम पे एस्ट्रोनॉमी की बात होती थी, चलो बढ़िया है, ये तो अच्छी चीज है, एस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है, एकदम बढ़िया। लेकिन एस्ट्रोनॉमी से अब शिफ्ट हो गया था किसमें, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में। हाथ दिखाओ, इसमें चले गए थे, क्या है, लकीरें हैं। सो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी में चली गई थी उस वक्त। तो ये ही डिक्लाइन। लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में आपको ग्रोथ भी देखने को मिलती है, एडवांसमेंट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एडवांसमेंट आपको मिलेगा इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स। कैसे पता चल रहा है मैथ्स का एडवांसमेंट हुआ, कैसे, एग्जाम्पल के रूप पे उस वक्त की एक किताब है जिसका नाम है लीलावती, बाय होम, प्लीज नोट करिएगा, प्लीज नोट करिएगा, लीलावती ऑफ भास्कर टू, लीलावती ऑफ भास्कर टू still continued to be a relevant book at that time, still continued to be relevant in those times, ठीक है। इसका मतलब उस टाइम पीरियड में अगर कुछ ऐसी मैथमेटिक्स के ऊपर किताबें आ रही हैं, इसका मतलब उसका जोर चल रहा था उस वक्त, वरना किताबें छपती नहीं अगर मैथ्स का ग्रोथ नहीं होता। तो पहला पॉइंट कि मैथ्स की ग्रोथ हो रही थी। दूसरा, मेडिसिन भी ग्रो कर रहा था। अब देखो मेडिसिन का मतलब यहां पर एक तरफ तो आपको दिखा कि भाई सर्जरी डिक्लाइन कर रही है, लेकिन यहां पर क्या, बुक्स ऑन प्लांट्स, बुक्स ऑन प्लांट्स ये खूब लिखी गई, ठीक है। और इसी दौरान ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स भी लिखा गया, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ये बुक्स भी लिखी गई। लेकिन इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा तरीका डिवाइस नहीं किया था, या फिर इनको तरीका नहीं पता था कि किस प्रकार से हम लोग जो है फाइन क्वालिटी के हॉर्सेस की ब्रीडिंग करा सकते हैं, यानी घोड़े बड़े अच्छे क्वालिटी के हम ब्रीड करा पाए, ये इनको तरीका इनके पास नहीं था, ठीक है। बट स्टिल दे, ऐसे लिखिए, स्टिल बट दे हैड नो वे टू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, नो वे वॉज फाउंड फॉर ब्रीडिंग ऑफ क्वालिटी हॉर्सेस, नो वे वॉज फाउंड फॉर ब्रीडिंग ऑफ क्वालिटी हॉर्सेस, ब्रीडिंग ऑफ क्वालिटी हॉर्सेस। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो इनको हॉर्सेस की ब्रीडिंग कराने का तरीका नहीं पता था, इसीलिए जब इनको अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस नहीं मिलेंगे, ब्रीडिंग अच्छे से नहीं करा पाओगे, सो इंडिया हैड टू डिपेंड, इंडिया को डिपेंड होना पड़ता था दूसरे कंट्रीज पे, सेंट्रल एशिया पे, फॉर द इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस। और एक बार जब अरब्स ने सेंट्रल एशिया को कब्जा लिया, तब इंडिया बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहा था इन द इंपोर्ट ऑफ द हॉर्सेस। समझ में आ रहा है ये बात, लिख लीजिए इसको, प्लीज ना नोट कर लीजिए कि भैया ये तो हो गया, दे हैड नो वे ऑफ, इससे क्या हुआ, आउटकम, आउटकम क्या था, इंडिया डिपेंडेंट फॉर हॉर्सेस ऑन इंपोर्ट्स। और इंपोर्ट भी कहां से हो रहा है, इंपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल एशिया,
इंपोर्ट फ्रॉम, यहां लिख देता हूं, जब आप वो निकालोगे पीडीएफ तो आपको पूरा लिखेगा, यहां पर आपको पूरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो हटा ही देते हैं। हाँ, इंपोर्ट्स फ्रॉम कहां से हो रहा है, सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट हो रहा है। और जब ये सेंट्रल एशिया, व्हेन सेंट्रल एशिया was captured by Arabs, then Indian rulers found it difficult to get horses। तब इंडियन रूलर्स को डिफिकल्टी हुई कि उनको अच्छे हॉर्सेस कैसे मिले। आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, कहीं साइंस ग्रो करी तो कहीं साइंस डिक्लाइन हुई। ठीक है, अब आता है रीजंस फॉर स्टैग्नेशन। क्या रीजन थे, क्यों स्टैग्नेशन हो गया हमारे साइंस का, प्लीज नोट करिएगा। रीजंस फॉर स्टैग्नेशन, रीजन फॉर, ऐसे लिख लीजिए, रीजन for stagnation of education। एजुकेशन स्टैग्नेशन की तरफ क्यों चली गई, इसका रीजन क्या था, अब इसका रीजन आपको समझ में आएगा। दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, आ जाइए, पहला इंपॉर्टेंट रीजन और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन, बस दो ही रीजन यहां पर आपको एनसीईआरटी मेंशन्ड है। पहला इंपॉर्टेंट रीजन क्या बोला जा रहा है, क्यों एजुकेशन डिक्लाइन किया, आपको स्टैग्नेशन हो गया। फर्स्ट है कि सोसाइटी बड़ी रिजिड नेचर की थी। देखो जरा, सोसाइटी कैसी है, रिजिड नेचर की है, रिजिड नेचर। और अगर रिजिड है, और इसका मतलब क्या हुआ कि नैरो कैरेक्टर है सोसाइटी का, नैरो कैरेक्टर। और जब भी ऐसा होगा, मतलब क्या है, लोग ज्यादा खुल के नहीं सोच पा रहे हैं, तो ऐसे में लोग साइंस को क्यों भरोसा करेंगे, रादर पीपल विल बिलीव ऑन रिलीजियस थिंग्स। लोग ज्यादातर रिलीजियस चीजों पे बिलीव करेंगे, पढ़ाई लिखाई पे उनका विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, सोसाइटी कैसी है, रिजिड है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, देयरफॉर यू विल सी कि अर्बन लाइफ क्या हो गई है, अर्बन लाइफ डिक्लाइन कर रही है, यानी नॉट डिक्लाइन इन द सेंस कि अर्बन लाइफ अब नीचे आ रही है। साथ में कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन स्लो हो रहा है। ठीक है, क्या चीज सब चीजों को स्लो कर रही है, व्हाट इज डोमिनेटिंग द मोस्ट, इट इज रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, ये सब डोमिनेट कर रहा है सब पे। ठीक है, ये एक मेन चीज है जो सब पे डोमिनेट कर रही है। तो पहला रीजन क्यों स्टैग्नेशन देखने को मिला, क्यों एजुकेशन स्टैग्नेशन की तरफ बढ़ गई, बिकॉज रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी बढ़ गई थी, लोग रिलीजन के ऊपर ज्यादा विश्वास करने लगे थे। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, इंडियंस जो है वो अपने आप को आइसोलेटेड रखते थे वर्ल्डली अफेयर से। इंडियंस आइसोलेटेड, इंडियंस आइसोलेटेड किससे, फ्रॉम मेन करेंट्स ऑफ साइंटिफिक थॉट आउटसाइड। इंडियंस आइसोलेटेड फ्रॉम साइंटिफिक थॉट। जो साइंटिफिक थॉट है, या फिर आप आइसोलेटेड की जगह लिख सकते हो इंडियंस अवे, साइंटिफिक थॉट से बहुत दूर थे। ठीक है, कैसे कह सकते हैं हम लोग कि इंडियन साइंटिफिक थॉट से बहुत दूर थे। एक यहां पर आपका प्रूफ आता है राइटिंग्स ऑफ अल-बिरूनी। ठीक है, प्रूफ क्या है इसका कि भारत इंडियंस जो है वो साइंटिफिक थॉट से दूर रहते थे। व्हाट इज द प्रूफ, राइटिंग्स ऑफ अल-बिरूनी, राइटिंग्स ऑफ अल-बिरूनी, 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 राइटिंग्स ऑफ अल-बिरूनी। ये क्या कह रहा है अल-बिरूनी, अल-बिरूनी का मेंशन ये है कि भाई सोसाइटी में जो लोग हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि साइंटिफिक और क्यूरियस नेचर जो है उसको सप्रेस कर रहे हैं।
है ना, जब आप बात कर रहे हो टीचिंग्स किस चीज की हो रही है तो उसमें वो टीचिंग्स नहीं आ रही है। तो यहां पर अलबरूनी का कहना यह था, ठीक है, कि भैया जो इंडियंस है दे हैड स्टार्टेड रिलाई ऑन ट्रेडिशंस, इंडियंस स्टार्टेड टू रिलाई ऑन ट्रेडिशंस पे हम रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। प्लस नॉट ओनली दिस, जो साइंटिफिक हमारा साइंटिफिक है, साइंटिफिक चीजें हैं, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ये सब चीजें क्या हो रही हैं, सप्रेस्ड हो रही हैं, सप्रेस्ड करी जा रही हैं, दबाई जा रही हैं, ठीक है, ठीक है ना, ड्यू टू हैवी रिलायंस ऑन रिलीजन, ड्यू टू हैवी रिलायंस ऑन ट्रेडिशन। ये रीजन यहां पर बताया गया है क्यों हमारा एजुकेशन जो है वो स्टैग्नेशन की तरफ बढ़ रहा था। यही है दोस्तों आपका ये थर्ड पार्ट, जिसमें आपको हमने ये सब चीजों को डिस्कस किया, और काफी इंपॉर्टेंट है अगला वाला पार्ट और काफी बड़ा भी है, ठीक है, तो उसमें आपको काफी टाइम लगेगा, इसलिए इसको मैंने छोटा रखा है। नेक्स्ट वाले लेक्चर पे हम लोग काफी अच्छे से पढ़ेंगे, 4 पेज आपके एनसीईआरटी में उसको लेकर दिए गए हैं, तो काफी कंटेंट उसमें वहां से निकलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मुलाकात करते हैं अपने अगले लेक्चर में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा लेक्चर, और दूसरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। और ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आज बताया था, जो मैंने आपको कनेक्टिविटी दिखाई सोसाइटी की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की, रिलीजन की, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इसलिए ये लेक्चर फिर आसान लगेगा, आपको लगेगा सर ये तो बहुत आसान चीज थी, आप ऐसा क्यों बताए, अरे भैया आसान बनाई है, कभी एनसीईआरटी खोल के देखो एक बार और पढ़ना स्टार्ट करो, बताना मुझे कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।